नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं हूं आपके साथ पूजा और आपका स्वागत करती हूं हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम हेल्दी यंगिस्तान में। इस कार्यक्रम के जरिए हमारी ये कोशिश रहती है कि हम आप तक वो तमाम जानकारियां पहुंचाते रहें जिससे आपका जीवन स्वस्थ और निरोगी रहे। तो आज इसी कड़ी में हम बात करेंगे पित्त की पथरी की, मतलब गॉल स्टोन, जो पित्ताशय की थैली में बनते हैं और इनका दर्द काफी दर्दनाक होता है और इसका एकमात्र इलाज ऑपरेशन ही होता है। वहीं अगर इसका इलाज ना कराया जाए तो ये कैंसर का भी रूप ले लेता है। इसके साथ ही आज हम बात करेंगे बैरिएट्रिक सर्जरी के बारे में, जो अत्यधिक मोटे लोगों के लिए उपयोगी होती है। तो आज इसी के बारे में हम जानेंगे डॉक्टर दक्ष सेठी से, जो कि सर गंगाराम हॉस्पिटल में सर्जन है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आदिनाथ टीवी में। थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर दक्ष जुड़ गए हैं, जो कि सर गंगाराम हॉस्पिटल में सर्जन है। सर, आज हम दो टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो एक पित्ताशय की पथरी हो गई और इसके अलावा हम बात करेंगे ये यहाँ पर मोटापे को लेकर जो सर्जरी होती है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पित्ताशय के बारे में, जो कि पित्ताशय की पथरी है। तो ऐसे में मेरा पहला सवाल यही है कि पित्ताशय की पथरी जो है वो होती क्या है? पित्ताशय की थैली जो सबसे पहले जो हमें जानना है, पित्ताशय की थैली, या जिसे गॉल ब्लैडर कहा जाता है, वो लिवर के नीचे की तरफ राइट साइड पे एक छोटा सा ऑर्गन होता है जी। ये बेसिकली इसका फंक्शन होता है बाइल या पित्त को स्टोर करके रखना। जब तक हम खाना नहीं खाते हैं, जब तक खाना नहीं खाते हैं तो वो स्टोर करके रखता है बाइल को, और खाना जैसे ही इंटेस्टाइन में आता है वो बाइल या पित्त को आगे भेज के खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन अगर किसी वजह से ये फंक्शन जो है वो खत्म हो जाए तो वो आगे नहीं भेज पाता, और जैसे उसमें पित्त पड़े पड़े उसमें इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन होने की वजह से उसमें पत्थर बनने लगते हैं, जिसे हम पित्ताशय की पथरी कहते हैं। जी बिल्कुल। और ऐसे में अगर देखा जाए तो आप जिस तरह से बता रहे थे कि गॉल ब्लैडर जो होता है उसे क्या कहते हैं, लेकिन अब आखिर जो अगला सवाल है, जिस तरह से अगर देखा जाए कि लोग जो है इससे जूझ रहे हैं, तो गॉल ब्लैडर का जो स्टोन होता है, अगर किसी के जो शरीर में पनप रहा है तो इसके लक्षण क्या होते हैं? किसी को जो इसका मरीज है उसको कैसे पता चले कि उसको ये बीमारी है? देखिए, इसके लक्षण ना बहुत ही नॉन स्पेसिफिक जिसे कहते हैं वैसे होते हैं। किसी को भी सिर्फ गैस भी बन रही हो सकती है, उसे भी गॉल ब्लैडर या पित्त की थैली में स्टोन बन रहा हो सकता है। एक्सेसिव या बहुत ज्यादा गैस बनना, पेट में दर्द होना, स्पेशली अगर राइट साइड पे या बीच में ऊपर की तरफ दर्द अगर हो रहा है, फैटी फूड या मोटापे वाला घी तेल वाला खाना ज्यादा खाने से या मीठा खाने से अगर स्पेसिफिकली अगर दर्द ज्यादा शुरू होने लगता है तो इसके लक्षण हो सकते हैं। सीरियस होने के बाद इसमें जॉन्डिस भी हो सकता है जी। इसमें पस पड़ सकती है, आपको फीवर हो सकता है। कई सिवियर केसेस में पित्त की थैली पस बन के फट भी जाती है पेट के अंदर, जो इमरजेंसी ऑपरेशन फिर हमें करना पड़ता है। जी बिल्कुल। और यहाँ पर आपने जिस तरह से बताया हमारे दर्शकों को कि किस किस तरह से इसके लक्षण होते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा ये भी है, क्योंकि शायद जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनके मन में भी ये सवाल हो रहा होगा कि आपने बताया कि गैस बनती है पेट में, और जब पेट में जब गैस बनती है तो हमें नहीं पता चलता कि किस साइड जो है हमें पेन हो रहा है या किस वजह से हो रहा है। लेकिन यहाँ पर सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से हम गॉल ब्लैडर की बात करें तो ये किस साइड होती है, क्योंकि ये सवाल जो मरीज हैं, जो इलाज जिनको नहीं पता है कि हमारे को ये इलाज लेना चाहिए या हमें ये बीमारी है, तो वो इस कैसे पता करे कि जो गॉल ब्लैडर है वो किस साइड होता है? देखिए, गॉल ब्लैडर जनरली पेट में ऊपर की तरफ, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम जिसे कहते हैं, बिल्कुल ऊपर की तरफ राइट साइड पे होता है। बहुत ही रेयर, और इसका दर्द जो होता है वो जनरली राइट साइड पे और बीच में, जिसे मिड लाइन कहते हैं, ऊपर की तरफ होता है दर्द। जनरली इसके बाहर दर्द नहीं जाता, अनलेस कि किसी भी वजह से पस पड़ी या कुछ फैल गया अगर उसका इन्फेक्शन, तभी आगे बढ़ता है, वरना 99.9% यहीं पे सीमित रहता है। जी बिल्कुल। और ऐसे में जिस तरह से आपके पास काफ़ी सारे मरीज भी आते होंगे और उनको नहीं पता होता होगा कि उनको किस वजह से दर्द हो रहा है, तो ऐसे में कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई मरीज जो है आया हो किसी और बीमारी को लेकर, जिस तरह से गैस की बीमारी लेकर हो या कोई और बीमारी लेकर आया हो, दर्द उसको जो हो रहा है उस वजह से, तो कैसे आप उसका इलाज करते हैं और कैसे आप उसको बताते हैं कि आपको जो है ये बीमारी है, या गॉल ब्लैडर जो जिसे हमें पित्त की पथरी कह रहे हैं, उसके बारे में आप बताते हैं? गॉल ब्लैडर स्टोन्स ना कई बार साइलेंट भी रहते हैं।
साइलेंट स्टोन जैसे किसी और वजह से हमारे पास आया, मान लीजिए हर्निया की बीमारी लेके आया या गैस है या किसी भी और वजह से हमारे पास आया कंप्लेंट लेके, हमने अगर उनका अल्ट्रासाउंड करवाया, उसमें गॉल ब्लैडर में स्टोन, गॉल ब्लैडर में स्लज, ऐसी कई चीज़ें अल्ट्रासाउंड पे मिलती हैं। फिर बाहर उनसे पूछने में, फिर उसके बाद पूछने में उनसे पता लगता है कि उनको गैस रह रही थी पहले, दर्द बीच बीच में उठता था फिर रुक जाता था। तो दिक्कत हो सकता है कि होती हो पहले, लेकिन उनको ना उसको अहमियत उतनी ना मिल रही हो। 1% ये भी हो सकता है कि उनको कोई दिक्कत ना हो रही हो, जिसे साइलेंट गॉलस्टोन्स कहते हैं। साइलेंट गॉलस्टोन्स भी कई बार पड़े रहते हैं और सीधा जब वो दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तभी प्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से अब हम सवाल खाने पीने पर भी आ जाता है, क्योंकि सभी बीमारियां जो हैं शरीर में जिस तरह से पनपती हैं वो खाने पीने को लेकर ही बनती हैं। और ऐसे में अगर हम गॉल ब्लैडर की पथरी के बारे में बात करें तो क्या ऐसा जो खाना है जिसे हमें अवॉइड करना चाहिए जब ये जो बीमारी है हमारे शरीर में आ रही हो? देखिए, गॉल ब्लैडर का दर्द जो है, गॉल ब्लैडर के स्टोन्स ज्यादा बनते हैं, कई बार कोलेस्ट्रॉल की वजह हो सकती है, कई बार पिगमेंट की वजह से भी बनते हैं। उसका रीजंस जो है सब में अलग अलग होते हैं, लेकिन एक प्राइमरी चीज जो है कि दर्द ज्यादा तभी होता है जब हम बहुत हाई फैटी डाइट खाते हैं। फैटी डाइट, घी तेल वाला खाना, ये ज्यादा जब खाते हैं तभी वो दर्द ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि बाइल का जो फंक्शन है वो है फैटी फूड को डाइजेस्ट करने में जी। तो वो जब दिक्कत होने लगती है, फैटी फूड हम खाते हैं, गॉल ब्लैडर को बाइल आगे भेजना होता है डाइजेस्ट करने के लिए, तभी उसका दर्द भी ज्यादा बढ़ता है। जी बिल्कुल, और ऐसे में इसका दर्द ज़्यादा बढ़ता है। लेकिन एक सवाल ये भी है डॉक्टर साहब कि जिस तरह से हर बीमारी की अपनी एक उम्र होती है, तो क्या जिस तरह से देखा जाए तो आजकल हर बीमारी जो है वो युवा को भी हो रही है, और जो बीमारी है उसकी जो उम्र है वो कम एज के लोगों को भी होती जा रही है। तो इसमें किस उम्र के लोग आपके पास आते हैं ज़्यादातर? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। जनरली जो डिक्टम हमेशा कहा जाता है कि फैट फर्टाइल फीमेल 40, जनरली 40s टू 35 टू 45 की एज में जो लेडीज होती हैं, जो अपनी फर्टाइल एज में होती हैं, थोड़ा सा जिनका वेट ज्यादा होता है, उनमें ये पहले डिक्टम था कि 90% उन्हीं में मिलता है। लेकिन क्योंकि हमारी डाइट इतनी बदल रही है, मोर वेस्टर्नाइजेशन ऑफ डाइट हो रहा है हमारा, तो एज यंग एज 8-9 साल की उम्र के बच्चों से लेके 80 से 85 साल 90 साल तक की एज में भी हमें गॉल ब्लैडर स्टोन मिल रहे हैं। लेकिन अभी भी मेजॉरिटी जनरली 30 टू 55 की एज में होता है, और ज्यादा लेडीज में होता है एज कम्पेयर टू मेल्स। लेकिन मेल्स में भी अब काफी गॉल ब्लैडर स्टोन्स होने लग गए हैं। जी बिल्कुल, और ऐसे में जो दर्शक भी हमें देख रहे हैं शायद वो इससे अब कहीं ना कहीं रूबरू हो गए होंगे कि किस उम्र में होता है और क्या कुछ उन्हें खाना चाहिए। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से ये बहुत सारी बीमारियां हैं, और जैसे हम पथरी की बात करें तो देखा जाए तो ज़्यादातर लोगों को पथरी की जो बीमारियां हैं ये आम हो गई, और यहाँ पे हम गॉल ब्लैडर की यहाँ पर बात कर रहे हैं। और ऐसे में अगर बात करें गॉल ब्लैडर स्टोन की बात करें तो लोगों के मन में एक मिथ होता है, इसे मान लीजिए कि घरेलू उपचार के बारे में हम बात करें, जैसे हमने बताया और आप भी बता रहे हैं कि इसका एकमात्र जो इलाज होता है वो सिर्फ होता है ऑपरेशन। लेकिन लोगों के मन में ये होता है कि और कई तरह से लोग भी उनको बताते हैं कि आप ये पी लीजिए जिससे पथरी जो पेशाब के रास्ते से बाहर आ जाएगी, यूरिन के रास्ते से बाहर आ जाएगी। तो क्या इस जो स्टोन के बारे में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर की पथरी के बारे में बात करें, तो क्या ये जो घरेलू उपचार लोग करते हैं ये सही है? देखिए, ये सबसे बड़ी मिथ है जो आजकल है। जो कंफ्यूजन है वो बेसिकली गॉल ब्लैडर स्टोन और किडनी स्टोन के बीच का है। दोनों में स्टोन बनते हैं, दोनों में अलग अलग वजहें होती हैं। किडनी स्टोन का जो पेन होता है और जो किडनी का स्टोन होता है वो पेशाब के रास्ते निकल सकता है, क्योंकि उसका रास्ता बाहर सीधा कम्युनिकेट कर रहा है। तो छोटे जो स्टोन्स होते हैं जो परेशानी करते हैं वो निकल जाते हैं। जो गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है, अगर वो गॉल ब्लैडर से आगे निकला इंटेस्टाइन की तरफ, तो वो रुकावट पैदा करेगा। आप जो मेन नली आ रही है लिवर से, उसमें पीलिया हो सकता है, क्योंकि मेन नली को रोक दी है। वो नीचे जाके एक जो ग्लैंड है जिसे पैनक्रियास कहते हैं, उसमें अगर जाके अटक जाए तो वहां पे भी इन्फेक्शन कर सकता है, और ये इन्फेक्शन जानलेवा हो सकता है जी। तो हम तो उल्टा ये चाहते हैं कि वो आगे ना निकले। आगे निकल गई तो फिर तो बहुत ज्यादा परेशानी कॉज कर सकती है जी।
जी बिल्कुल, और आपने बताया कि आगे निकल गई तो बहुत ज़्यादा परेशानी भी क्रिएट कर सकती है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि आपने बताया ऑपरेशन के बारे में, और ऑपरेशन के बारे में आप लगातार बता रहे हैं। लेकिन लोगों के मन में ये सवाल होता है कि अगर हम ऑपरेशन करा लेंगे तो क्या हमारी बॉडी जो है वो वीक हो जाएगी, और ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं ऑपरेशन के? देखिए, ये ऑपरेशन जो पहले था वो ओपन सर्जरी से होता था। ओपन सर्जरी में लगभग 5 से 6 इंच का बड़ा चीरा लगता था और पेट काट के गॉल ब्लैडर निकाला जाता था। आज की डेट में सबसे सरल इलाज गॉल ब्लैडर का है वो है लैप्रोस्कोपिक या की होल सर्जरी या लेजर सर्जरी जिसे कहते हैं सरल भाषा में, जिसमें बिल्कुल छोटे छोटे 3 से 4 बारीक चीरे लगते हैं 1 से 5 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर के। उसमें से गॉल ब्लैडर को काट के निकाल दिया जाता है, पथरी समेत पूरा निकाल लेते हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। लगभग 15 से 20 मिनट ऑपरेशन चलता है ये। कोई उसमें हम लोग टाँके भी लगाते हैं, सब घुलने वाले होते हैं, कोई टाँके नहीं करते। 4 घंटे बाद मरीज को पीने की चीजें दे देते हैं, रात को हल्का खाना, और अगर सब ठीक हो तो उसी दिन घर भेज देते हैं, नहीं तो अगले दिन सुबह घर भेज देते हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही आसान है ये। अगर किसी को इसका इलाज करवाना हो तो उसे तुरंत जाना चाहिए, क्योंकि उसे दर्द नहीं सहना चाहिए। अब एक आखिरी सवाल यह है कि अगर किसी ने ऑपरेशन करा लिया है तो अक्सर लोगों के मन में सवाल होता है कि दोबारा जो है ये पनप सकती है, और दोबारा जो है पथरी, क्योंकि एक बार शरीर में कहा जाता है, लोगों के मन में मिथ रहता है, ये आम जनता की बात कर रहे हैं हम, कि एक बार होती है तो ये दोबारा पनप सकती है। देखिए, बेसिकली जो इसका दिक्कत कही जाती है, कई लोग ये कहते हैं कि गॉल स्टोन अगर दिक्कत दे रहा है तो गॉल ब्लैडर निकालने की क्या जरूरत है पूरी। गॉल ब्लैडर पूरा अगर हम सिर्फ स्टोन भी निकाल दें तब भी दिक्कत जो है वो गॉल ब्लैडर में है। कई लोगों ने ये कोशिश भी करी है अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया में, सिर्फ गॉल ब्लैडर काट के उसमें स्टोन निकाल देते हैं, वो 6 महीने में फिर बन जाएंगे, क्योंकि जो फंक्शनल प्रॉब्लम है वो गॉल ब्लैडर में है, वो फंक्शन नहीं कर रहा जिस वजह से स्टोन बन रहे हैं। दिक्कत आपको स्टोन देते हैं, परेशानी गॉल ब्लैडर में है। तो जब तक हम दोनों चीजों का इलाज नहीं करेंगे तब तक वो नहीं खत्म होगी। जहां तक फिर बनने की बात आती है, वो फिर बनेगा ही नहीं, क्योंकि हमने गॉल ब्लैडर भी साथ ही निकाल दिया। और अभी जो मान लीजिए किसी को गॉल स्टोन्स हैं, वो खाना पीना अपना खा रहे हैं, नॉर्मल खा रहे हैं, जो वो खा पा रहे हैं उस टाइम वो बिना गॉल ब्लैडर के फंक्शन के खा रहे हैं। गॉल ब्लैडर उस टाइम भी फंक्शन नहीं कर रहा, पथरी बनने का मतलब है उसका फंक्शन खत्म हो चुका है। तो जो वो अभी सब खा पा रहे हैं वो सब सर्जरी के बाद खा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। छोले भटूरे से लेके मोमोज से लेके सब खाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत कुछ यहाँ पे की पथरी के बारे में बता दिया जो लोगों को शायद नहीं पता होगा, और जिन लोगों को ये बीमारी होगी उन्हें जल्द से जल्द इसका ऑपरेशन भी कराना बेहद ज़रूरी है। और ऐसे में हम अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो कि हम बात कर रहे हैं बैरिएट्रिक सर्जरी के बारे में, जो कि जो अत्यधिक मोटे लोग होते हैं और उनका अपना वेट जो है वो कम कराना होता है, तो उनको ये सर्जरी करानी होती है। तो लेकिन यहाँ पर पहला सवाल जो है वो यही है डॉक्टर साहब कि जिस तरह से हम बैरिएट्रिक सर्जरी के बारे में बात करें तो ये किस तरह से होती है? देखिए, बैरिएट्रिक सर्जरी से बात करने से पहले हमें सबसे पहले पता करना है कि BMI या बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है। बॉडी मास इंडेक्स बेसिकली आपके वेट को केजी में, अगर हम आपकी हाइट को मीटर में 2 बार से डिवाइड करेंगे तो हमारा BMI आता है। नॉर्मल जो BMI है वो 23.5 से कम होना चाहिए इंडियन पॉपुलेशन में, और बाहर की पॉपुलेशन में 25 से कम। इससे ज्यादा जो होता है वो ओवरवेट कहा जाता है, और अगर आपका 30 से ज्यादा है तो उसे फिर हम ओबेसिटी कहते हैं। ओबेसिटी भी 3 कैटेगरीज में होती है, 30 से 35, 35 से 40 और 40 से ज्यादा। लेकिन हमारे पास मरीज आते हैं जो 50 से भी ज्यादा जिनका होता है, उनको हम सुपर ओबीस कहते हैं। ओबेसिटी जो है वो दिक्कत वाली बात है। तो बैरिएट्रिक सर्जरी जो है वो ओबेसिटी के लिए है और उसकी कॉम्प्लिकेशंस कम करने के लिए है। जी बिल्कुल, और यहाँ पर आपने बताया कि किस तरह से ये सर्जरी जो है वो कैसे होती है और किसके ऊपर जो है सर्जरी करी जाती है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी है, क्योंकि अगर हम कोई सर्जरी करवा रहे हैं और ये बैरिएट्रिक सर्जरी एक ऐसी है कि हम अपने शरीर का आधा हिस्सा जो मोटापा है उससे हम अपने शरीर से हटवा रहे हैं, तो इसमें अगर बात करी जाए इंडिया में तो इसका कितना खर्च आता है? देखिए, ये सबसे पहले जो एक मिसकंसेप्शन है कि हम मोटापा हटा रहे हैं। बैरिएट्रिक सर्जरी में हम मोटापा एग्जैक्टली नहीं हटाते। दूरबीन का ऑपरेशन होता है, लैप्रोस्कोपिक वाला जिसे कहते हैं, जैसे गॉल ब्लैडर का होता है उतना ही सेफ ऑपरेशन है, उतने ही चीरे लगते हैं।
इसमें जो सबसे सरल ऑपरेशन है, जैसे स्लीव गैस्ट्रेक्टमी कहते हैं हम। स्लीव गैस्ट्रेक्टमी में हम आपके अंदर से स्टमक का हिस्सा छोटा कर देते हैं ताकि आप उतना ही लिमिटेड खा पाए, और जो भूख लगने का सिग्नल है आपके जो स्टमक से निकलता है, पेट खाली होता है तो सिग्नल आता है, सिग्नल जो हिस्सा होता है वो वाला हिस्सा हम हटा देते हैं। हटा देते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप कम खा रहे हो तो मन मार के कम खा रहे हो, आपको भूख भी नहीं लग रही है। तो इससे आपका धीरे धीरे वजन कम होता है। पहले 6 महीने साल में तेजी से कम होगा, दूसरे साल में और थोड़ा धीरे कम होगा लेकिन कम होगा। 2 साल के एंड पे जो आपका वेट रहा है, जनरली दैट इज व्हाट आपका वेट रहेगा आगे, अगर आप बेसिक हमारे जैसे बताए गए खाने पीने के तरीके वो मेंटेन रखेंगे। ये ऑपरेशन जो है वो डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सांस नहीं ले पा रहे, रात को सोने में खर्राटे आ रहे हैं, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, इन सब चीजों के लिए करा जाता है। इसमें अलग अलग तरीके के भी ऑपरेशन होते हैं, जैसे गैस्ट्रिक बाईपास होता है, ड्यूडेनल स्विच होता है, वो सब अकॉर्डिंगली हम लोग मॉडिफाई करते हैं जिस पेशेंट को जैसे जरूरत होता है। होते सब लैप्रोस्कोपिक हैं, अगले दिन सबकी छुट्टी हो जाती है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, और अगर सही तरीके से करा जाए तो गॉल ब्लैडर स्टोन जितना ही सेफ ऑपरेशन है। जी बिल्कुल। और ऐसे में जिस तरह से आपने बताया कि किस तरह से जो ये सर्जरी करी जाती है और किन लोगों की करी जाती है, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये मेरे मन में भी आया और शायद जो दर्शक देख रहे होंगे कि कई बार होता है कि कई सारे ऑपरेशंस होते हैं, जैसे हार्ट के ऑपरेशन हो गए या कोई और ऑपरेशन या सर्जरी हो गई, वो किसी किसी लोगों पर नहीं करी जाती है, और लोगों के मन में भी ये सवाल रहता है कि मैं इस बीमारी से जूझ रहा हूँ तो क्या मुझे ये सर्जरी करानी चाहिए। तो एक सवाल यही है कि किन लोगों को ये सर्जरी नहीं करवानी चाहिए। जनरली जो एज ग्रुप हम लोग एडवाइस करते हैं सर्जरी के लिए वो है 18 से लेके 65 के बीच में। लेकिन कई 18 इसलिए कहते हैं क्योंकि अभी बच्चे बढ़ते हैं उनमें, अभी उम्र बढ़ रही है, आपकी हाइट बढ़ रही है, तो अभी हम लोग ग्रोथ स्पर्ट को रोकना नहीं चाहते। लेकिन कई बार उससे कम में भी करनी पड़ जाती है, 16 साल 15 साल तक, तो 9 साल तक भी हमने करी हुई है, क्योंकि किसी किसी वजह से उनका वजन बहुत ज्यादा हो गया था, किसी मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स, जेनेटिक सिंड्रोम्स की वजह से उनका वजन ज्यादा हो गया था। 65 जो हम कट ऑफ लेते हैं जनरली फिटनेस की वजह से लेते हैं। इसमें जो रिस्क होता है वो एनेस्थीसिया की वजह से ज्यादा होता है। तो अगर 65 से ऊपर उम्र है लेकिन वो बेहोशी के हिसाब से बिल्कुल फिट है, उनका हार्ट ठीक फंक्शन कर रहा है, तो तब भी ऑपरेशन करा जा सकता है, उसमें कोई रिस्क की बात नहीं होती। जी बिल्कुल। ऐसे में जो लोग इससे जूझ रहे हैं उनको ज़रूर ये ऑपरेशन जो है वो करवा लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से जिन्होंने ऑपरेशन करवा लिया और आप बता रहे कि अगले दिन भी वो घर जा सकते हैं, कुछ घंटों में उनकी छुट्टी हो जाती है, लेकिन क्या जब वो घर चले जाते हैं और जब वो ऑपरेशन करा लेते हैं, सर्जरी जो करवा लेते हैं, तो उसमें किस तरह की देख रेख चाहिए या खान पान किस तरह से रखना चाहिए कि दोबारा जो है जो जिस तरह से वो जिस मोटापे से जूझ रहे हैं वो सब नहीं होना चाहिए? जनरली जो मैं सबसे सरल तरीके से अपने मरीजों को समझाता हूँ, आपका मान लीजिए अंदर का जो स्टमक इंटेस्टाइन है वो राजपथ के बराबर है, इतना बड़ा, उसको हम साइज में कम करके एक गली के बराबर बना देंगे। तो रास्ता नया बनाया है तो उसको एक्लेमेटाइज होने का हम टाइम देंगे। तो हम धीरे धीरे, जैसे हमारी डाइटिशियन है हमारी साथ डिपार्टमेंट में, वो एडवाइस करती है पहले लिक्विड डाइट, फिर प्यूरी बना के, फिर सेमी सॉलिड, और धीरे धीरे करके नॉर्मल डाइट पे हम वापस आते हैं। तो वही हम लोग रेकमेंड करते हैं। डाइट ऐसे करके आप लाइए अपनी, आप सब कुछ खा पाएंगे, 1 से 1.5 महीने में आप अपना सब कुछ खा पाएंगे, लेकिन रिस्ट्रिक्शन रहेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि रिस्ट्रिक्शन हो आपका, तभी तो फायदा होगा वेट लॉस सर्जरी करने का। कोई लंबे समय इसमें दवाइयाँ नहीं चलती, नॉर्मल मल्टीविटामिन और हाई प्रोटीन डाइट इज ऑल हम एडवाइस करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते। वो लोग नॉर्मली भी उनको लेनी चाहिए, क्योंकि हाई प्रोटीन डाइट आपके बाल, आपके स्किन सबके लिए बेटर रहती है, और मल्टीविटामिन जस्ट टू अवॉइड कि आपको कोई डेफिशिएंसी ना हो किसी भी तरीके की। जी बिल्कुल। और ऐसे में जिस तरह से आपने ये बताया कि क्या क्या आप उनको बताते हैं कि इस तरह से करना चाहिए, लेकिन अक्सर लोगों के मन में ये सवाल होता है कि हम ये सर्जरी करा लेंगे तो क्या इसके कोई कॉम्प्लिकेशंस है, क्योंकि कोई भी सर्जरी हम कराते हैं तो शरीर जो है, जिस तरह से आप सर्जरी करा रहे हैं तो उसमें कट्स लगते हैं, या फिर आपके शरीर जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो हम जिस उसको बोलते हैं, आम जनता जिसको बोलती है कि आपके शरीर का जो है वो कुछ पार्ट जो है उसको निकाला जाता है, लेकिन क्या इसके कोई कॉम्प्लिकेशन होते हैं, लोगों को इससे कोई दिक्कत आती है? इसके कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते, घुलने वाले टाँके लगते हैं उन पे,
शाम से ही वो वॉक कर सकते हैं, घर जाके सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, अपना नॉर्मल काम कर सकते हैं। वजन उठाने का हम थोड़ा परहेज कहते हैं, वो कोई किसी भी ऑपरेशन के बाद कम से कम महीना 1.5 महीना वजन उठाने का परहेज रखें। नॉर्मल घर के काम कर सकती हैं, वॉक पे जा सकते हैं। इनफैक्ट हम इंकरेज करते हैं कि ऑपरेशन से घर जाके वो 10,000 स्टेप कम से कम चलें। हम तो ये भी कहते हैं कि फोटो खींच के अपने फोन की या स्मार्ट वॉच की हमें भेजिए कि आप चले हैं कि नहीं चले, ताकि देखिए हमने आपको 100 मीटर की रेस अगर उस मरीज ने भागनी है वेट लॉस करने के लिए, तो हमने 70 से 80 मीटर पे लाके उनको छोड़ दिया है। तो 20 मीटर से 30 मीटर उन्हीं को चलना है। वो कोई भी चीज नहीं ठीक होगी जब तक मरीज मेहनत नहीं करेगा। खांसी हो, हम खांसी की दवाई लिख दें, मरीज जाके ठंडे पानी से लेता रहे, तो वो फिर भी नहीं ठीक होगी खांसी। तो जब तक मरीज नहीं मेहनत करेगा तब तक पूरा रिजल्ट नहीं आएगा। जो बिल्कुल, और ऐसे में बिल्कुल रिजल्ट नहीं आएगा जब तक आप खुद जो है वो चीज़ फॉलो ना करें, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया कि जो आपको कहा जाता है। लेकिन एक आखिरी सवाल ये भी है, बैरिएट्रिक सर्जरी के अलावा लोग जो है वो इससे बच सके और मोटापे से बच सके, तो ऐसे में लोगों को क्या डाइट फॉलो करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं किसी मरीज को यही कहता हूँ, डाइट एंड एक्सरसाइज। एक प्रॉपर बैलेंस डाइट, एक नियम से, डिसिप्लिन से अपना सारा खाना आप खाइए, एक्सरसाइज करिए रेगुलरली, रोज कम से कम आधा घंटा अपने शरीर के लिए निकालिए। किसी भी तरीके की एक्सरसाइज करिए, भले ही वॉक करिए, जिम जाइए, क्रिकेट खेलिए, बास्केटबॉल खेलिए, किसी भी तरीके से एक नियम से जो चीज फॉलो करी जाएगी वो करा जाएगा। लेकिन अगर मल्टीपल वेट लॉस अटेम्प्ट्स आप कर चुके हैं, आपका वजन नहीं कम हो रहा या कम होके दोबारा बढ़ रहा है, तो उन सिनेरियोज में ही बैरिएट्रिक सर्जरी एडवाइस करी जाती है। या आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, या डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है जो बढ़ती जा रही है उम्र के साथ और लाइफ रिस्क हो रहा है आपको, तो उन केसेस में बैरिएट्रिक सर्जरी फर्स्ट चीज हमेशा डाइट एंड एक्सरसाइज रहेगी, वो चेंज कभी नहीं होती। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी हम खर्च की बात कर ही रहे हैं, तो एक सवाल ये भी है, लोगों के मन में भी ये सवाल रहता है कि अगर देखा जाए तो चाहे हम हार्ट सर्जरी की बात कर ली जाए, लंग सर्जरी की बात कर ली जाए, तो ये सब सर्जरी जो है वो इंश्योरेंस में कवर होती है। तो क्या, क्योंकि बैरिएट्रिक सर्जरी जो है वो हम अपने शरीर को फिर से वैसे ही फिट बनाने के लिए कर रहे हैं, तो ये कॉस्मेटिक उस पर आ जाती है, तो क्या ये भी सर्जरी जो है वो इंश्योरेंस में कवर होती है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। बैरिएट्रिक सर्जरी जो है पहले कॉस्मेटिक प्रोसीजर माना जाता था कि सिर्फ हम अपना मोटापा कम करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन ओवर द इयर्स, स्पेशली विद द हेल्प ऑफ ओबेसिटी सर्जरी सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो इंडिया की ओबेसिटी सर्जरी की पूरी गठबंधन है या एसोसिएशन है, उसने गवर्नमेंट को और इंश्योरेंस कंपनी को मोटिवेट किया है कि ये सिर्फ कॉस्मेटिक प्रोसीजर नहीं है, ये बेसिकली आपकी मेटाबॉलिक सर्जरी है, आपकी डायबिटीज, आपकी हाइपरटेंशन, आपकी लाइफ रिस्क को कम करने वाली सर्जरी है। तो इट इज एन एसेंशियल सर्जरी एंड इसीलिए इसको इंश्योरेंस में कवर करा जाए। तो अक्टूबर 1, 2020 के बाद से इट हैज बीन मैंडेटेड कि जरूरी हर इंश्योरेंस ने इसको कवर करना है। उनके सर्टेन क्राइटेरियाज हैं कि 40 से ऊपर बीएमआई होना चाहिए या 35 से ऊपर बीएमआई विद कोमॉर्बिडिटीज लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन, जिसका प्रूफ देना होता है। लेकिन ये अगर क्राइटेरिया सारे मीट करे जाते हैं तो इंश्योरेंस में ये सर्जरी कवर हो जाती है और कैशलेस आपको प्रोसीजर हो जाता है कवर्ड हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर दक्ष शेट्टी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आदिनाथ टीवी के साथ जुड़े और आज आपने बताया किस तरह से बैरिएट्रिक सर्जरी होती है और कितना खर्च आता है, और साथ में हमने बात करी पित्त की पथरी के बारे में, जिससे जो है लोग जूझ रहे हैं और उनको इसके इलाज के बारे में और किस तरह से क्या करना चाहिए वो नहीं पता था। और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम लगातार आपको हर बीमारी के बारे में बताएं और उसका इलाज किस तरह से होता है, क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं उसके, ये तमाम जानकारी आप तक पहुंचाते रहें, क्योंकि हमारा जो एम है वो यही है कि आपका जीवन स्वस्थ और निरोग रहे। डॉक्टर दक्ष शेट्टी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आदिनाथ टीवी के साथ जुड़े और हमारे स्टूडियो में आके आपने दर्शकों को इतना कुछ बताया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जय जय नेत्र।